दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भाषा विज्ञान हिंदी भाषा विज्ञान का ये छठा पार्ट है जिसमें हम भाषा विज्ञान से संबंधित पढ़ेंगे। दोस्तों, हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम भी जिस भी एग्ज़ाम में जोड़ा जाता है उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही उपयोगी हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद में चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वे व्याख्या सहित एक सीरियल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। उनको भी आप अवश्य देखें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। हिंदी भाषा विज्ञान का एक छठा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा के विविध रूप। बोली किसे कहते हैं? एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है उसे बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है, जैसे भोजपुरी बोली, ब्रज बोली, बघेली बोली आदि अन्य और बोलियाँ। तो बोली किसे कहते हैं? एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसे बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। बोली के बाद में पढ़ेंगे उपबोली। एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलकर उपबोली का निर्माण करती है। जब एक से अधिक स्थानीय बोलियां मिल जाती हैं तो उसे उपबोली कहेंगे। आगे पढ़ेंगे उपभाषा किसे कहते हैं? एक से अधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं, अर्थात जब किसी बोली में साहित्य की रचना हो जाती है तो वह उपभाषा का रूप धारण कर लेती है, जैसे बिहारी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी आदि उपभाषाएं हैं। एक से अधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं। जब किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है तो वह बोली उपभाषा का रूप धारण कर लेती है, जैसे बिहारी उपभाषा है, पूर्वी हिंदी उपभाषा है, राजस्थानी उपभाषा है, अन्य और भी अनेक उपभाषाएं हैं। अब पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं? एक से अधिक उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक उपभाषाएं मिलकर एक हो जाती हैं तो उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों, जब एक से अधिक उपभाषाएं या दो से अधिक उपभाषाएं मिल जाती हैं तो भाषा का निर्माण होता है। राजभाषा किसे कहते हैं? किसी राज्य विशेष में सरकारी कामकाज करने हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं, जैसे बिहार राज्य में बिहारी, राजस्थान में राजस्थानी, ये राजभाषाएं हैं। कोई भी राज्य है और उस राज्य में सरकारी कामकाज करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकृत भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, अर्थात किसी भी राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। यदि किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग किसी भाषा को स्वीकृत करते हैं तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। कोई भी राष्ट्र होता है उसकी एक अपनी विशिष्ट भाषा होती है, उस विशिष्ट भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। मातृभाषा माता के मुख से बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है, अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग घर, परिवार या समाज में किया जाता है मातृभाषा कहलाती है। माता के मुख से जो बोली जाती है, माता के मुख से जो भाषा बोली जाती है उसको मातृभाषा कहते हैं। यानी कि घर पर, किसी परिवार में, किसी समाज में जो भाषा बोली जाती है उसको मातृभाषा कहते हैं। संपर्क भाषा या व्यवहारिक भाषा लोगों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा संपर्क भाषा या व्यवहारिक भाषा कहलाती है। लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सामान्य बोलचाल में जिस भाषा को प्रयुक्त करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे ही संपर्क भाषा या
व्यवहारिक भाषा कहते हैं। तो दोस्तों नोट्स भी बना सकते हैं, और यदि नोट्स नहीं बनाएं तो वीडियोज़ को एक बार, दो बार, तीन बार देखें ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। इसके बाद में राजभाषा हिंदी से संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं व्याख्या सहित उनके वीडियोज़ भी आप देखें तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, यदि मेहनत नहीं करेंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। राजनयिक भाषा क्या होती है? जो भाषा एक देश से दूसरे देश के मध्य राजनयिक या पत्र व्यवहार हेतु प्रयुक्त की जाती है, राजनयिक भाषा कहलाती है। नोट: राजनयिक भाषा अत्यंत शिष्ट और औपचारिक भाषा होती है। तो दोस्तों राजनयिक भाषा किसे कहते हैं कि जब एक देश दूसरे देश से राजनयिक व्यवहार करता है या पत्र व्यवहार करता है और जिस भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है उसको राजनयिक भाषा कहते हैं। लेकिन जो राजनयिक भाषा होती है ये बहुत ही शिष्ट और औपचारिक भाषा होती है। अब पढ़ेंगे कि भाषा शब्द क्या है। भाषा शब्द संस्कृत की मूल धातु भाष से बना है, भाष धातु से बना है, और भाष धातु का अर्थ होता है प्रकट करना। पर भाष शब्द से भाषा शब्द बना है, भाष धातु संस्कृत भाषा की है और भाष धातु का अर्थ होता है प्रकट करना। मनुष्य पशु से अलग है। किस प्रकार से मनुष्य पशु से अलग है? सामाजिकता और भाषा के आधार पर मनुष्य पशु से अलग है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा की परिभाषा: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अपने भाव व विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। जब लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से किसी भाव या किसी विचार की अभिव्यक्ति की जाती है तो उसे लिपि कहते हैं। भाषा के माध्यम कितने हैं? विचार अभिव्यक्ति के माध्यम कितने हैं? 3 हैं। पहला है बोलना, जो मौखिक है, ये बहुत ही सरल होता है। लिखना, लिखित, ये सरल भी होता है और कठिन भी होता है। और तीसरा है संकेत या फिर सांकेतिक भी कहते हैं, ये कठिन होता है। तो भाषा या विचार अभिव्यक्ति के 3 माध्यम हैं: बोलना मौखिक, लिखना लिखित और संकेत सांकेतिक। भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिनको संस्कृत भाषा में सुनना को श्रवण, बोलना को वदन, पढ़ना को पठन और लिखना को लेखन कहते हैं। इनका सही क्रम भी, भाषा का यदि सही क्रम पूछा जाए तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या फिर श्रवण, वदन, पठन, लेखन। लेकिन मारिया मोंटेसरी भाषा के कौशलों का क्रम दूसरा बताती है। उनका क्रम है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, यानी लिखना को पढ़ने से पहले मारिया मोंटेसरी मानती है। अब पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान, यानी भारतीय संविधान के अंदर हिंदी भाषा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। संविधान सभा के सदस्य श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। दोस्तों जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा का एक सदस्य था श्री गोपाल स्वामी अयंगर। उन्होंने 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा बनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र के द्वारा आग्रह किए जाने पर 1953 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया गया। तो राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, उसने भारत सरकार से 1953 में आग्रह किया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राजभाषा हिंदी दिवस मनाया जाए। तो पहली बार भारतीय सरकार के द्वारा इसकी अनुमति दी गई और 14 सितंबर 1953 को पहली बार राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस से मनाया गया। संविधान में प्रावधान
कुल 11 अनुच्छेदों में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया प्रावधान है। अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का प्रावधान है या अन्य भाषाओं का बोलियों का प्रावधान है। भाग 17 में यानी भाग 5, 6 और 17 में हिंदी भाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, संविधान में हिंदी भाषा को लेकर के जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तो है 8वीं अनुसूची। 12 अनुसूचियाँ हैं, उनमें से 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का प्रावधान है। 22 भाग है, उनमें से भाग 5, भाग 6, भाग 17 में हिंदी भाषा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा का संविधान में प्रावधान है। तो साथियों, 8वीं अनुसूची भाग 5 से 17 और अनुच्छेद 120, 210, 343 से 351 अनुच्छेदों तक हिंदी भाषा का प्रावधान संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 120 भाग 5 में क्या लिखा हुआ है? संसद में बोले जाने वाली भाषा का प्रावधान। संसद में कौन सी भाषा बोली जाएगी उसका प्रावधान भाग 5 में अनुच्छेद 120 में किया गया है। अनुच्छेद 210 भाग 6 राज्य विधानमंडलों में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। भाग 6 में अनुच्छेद 210 में राज्य विधान जो मंडल हैं उनमें कौन सी बोली भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 भाग 17 में अनुच्छेद 343 में एक में कहा गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला 1, 2, 3, 4 होगा। अनुच्छेद 343 2 में कहा गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी भी हिंदी भाषा के साथ साथ चलती रहेगी। अनुच्छेद 343 3 में कहा गया कि संसद इस समय में परिवर्तन कर सकती है। तो दोस्तों, भाग 17 अनुच्छेद 343 1 में कहा गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा 1, 2, 3, 4, यानी इस प्रकार से अंकों का स्वरूप होगा। अनुच्छेद 343 2 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के साथ साथ 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा भी चलती रहेगी। और अनुच्छेद 343 3 में कहा गया कि अंग्रेजी के इन 15 वर्षों में इस समय में संसद इस समय में परिवर्तन यानी बदलाव भी कर सकती है। हो सकता है कि 15 वर्षों से इसको बढ़ाया जाए या इसको यहीं रोक दिया जाए। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन किया जा सकता है, राजभाषा समिति का गठन भी किया जा सकता है। और इसी अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया 7 जून 1955 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर, जो कि तत्कालीन मुंबई राज्य के सीएम थे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 344 में कहा गया कि राजभाषा आयोग का गठन किया जा सकता है, राजभाषा समिति का गठन किया जा सकता है। तो राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जो कि मुंबई के सीएम थे। अनुच्छेद 344 में कहा गया कि राजभाषा समिति का गठन किया जा सकता है, जिसमें 30 सदस्य होंगे, लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य। तो अनुच्छेद 344 राजभाषा समिति का गठन किया जा सकता है, तो उसमें 30 सदस्य होंगे, 20 लोकसभा से और 10 से राज्यसभा से। इस प्रकार से राजभाषा समिति का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है। 26 जनवरी 1950 को हिंदी राजभाषा घोषित की गई, इसके पहले अंग्रेजी थी। तो दोस्तों, अनुच्छेद 345 में राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है। 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, इससे पहले भारत देश की राजभाषा अंग्रेजी भाषा थी। अनुच्छेद 343 1 में कहा गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी व देवनागरी लिपि होगी। अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा 1, 2, 3, 4।
अनुच्छेद 343(2) में कहा गया कि 15 वर्षों तक हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी चलती रहेगी। अनुच्छेद 343(3) में कहा गया कि संसद इस समय में इन 15 वर्षों में अंग्रेजी के 15 वर्षों में परिवर्तन भी कर सकती है, इसको रोक भी सकती है, बंद भी कर सकती है और इसको आगे बढ़ा भी सकती है। राजभाषा अधिनियम 1963, 10 मई 1963 को एक राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें अंग्रेजी की 15 वर्ष की अवधि को अनिश्चितकालीन कर दिया गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 343(3) में कहा गया था कि अनुच्छेद 343(2) में कहा गया था कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी भी हिंदी भाषा के साथ राजभाषा के रूप में चलती रहेगी। उसके लिए राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित किया गया और उसमें यह कहा गया कि अंग्रेजी की 15 वर्ष की जो अवधि है इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जाता है। इसी कारण से भारत देश में 26 जून 1965 ईस्वी से द्विभाषिक स्थिति प्रारंभ हो गई। द्विभाषिक यानी दो राजभाषाएं हो गई 26 जून 1965 से। आगे दोस्तों पढ़ते हैं कि राजभाषा अधिनियम 1963 में 10 मई 1963 को पारित किया गया। अंग्रेजी 15 वर्षों की जो अवधि थी उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसी कारण से 26 जून 1965 ईस्वी से द्विभाषिक स्थिति भारत देश में राजभाषा को लेकर के पैदा हो गई। इसी के साथ अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 345 भाग 17 में। भाग 17 में अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 345 में राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है कि कौन से राज्य की कौन सी राजभाषा होगी। इसके लिए भारत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 भागों में 3 श्रेणियों में बांटा गया। क श्रेणी, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो 10 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले 10 राज्य थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। जो कि राज्य कौन कौन से थे? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनकी राजभाषा हिंदी होगी। ख श्रेणी, हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात केंद्र इनसे हिंदी में पत्र व्यवहार करेगा किंतु अंग्रेजी का अनुवाद भी आवश्यकता के अनुसार लगेगा। वे राज्य थे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और 1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। तो दोस्तों ख श्रेणी में वे राज्य सम्मिलित किए गए जिनकी राजभाषा अंग्रेजी होगी लेकिन हिंदी भी सह राजभाषा के रूप में होगी। तो दोस्तों केंद्र के साथ ये राज्य अंग्रेजी भाषा में पत्र व्यवहार करेंगे लेकिन साथ में हिंदी में भी पत्र व्यवहार करेंगे। तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और चंडीगढ़ ये केंद्र के साथ अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, अंग्रेजी भाषा में पत्र व्यवहार करते हैं लेकिन मान्य अंग्रेजी का ही ज़्यादा होता है। ग श्रेणी, अपनी स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकृत राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। शेष जो राज्य बचे और केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं वे अपनी स्थानीय भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों भारत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। क श्रेणी, जिन राज्यों की हिंदी राजभाषा होगी। ख श्रेणी, जिन राज्यों की अंग्रेजी राजभाषा होगी लेकिन हिंदी भी सह राजभाषा के रूप में होगी। और ग श्रेणी, स्थानीय भाषाएं जिन राज्यों की राजभाषा होगी। विशेष तथ्य, हिंदी का समय 1000 ईस्वी से अब तक है। 7वीं 8वीं सदी से 13वीं सदी तक हिंदी भाषा का नामकरण।
तो दोस्तों हिंदी भाषा का समय 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है, लेकिन भाषा अचानक प्रकट नहीं होती है, पहले से ही धीरे धीरे विकसित होने लगती है। तो 7वीं 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक हिंदी भाषा का कौन विद्वान क्या नामकरण रखता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो 7वीं 8वीं सदी से 13वीं सदी के बीच में हिंदी भाषा का जो नामकरण या नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी रखते हैं वो रखते हैं पुरानी हिंदी। तो हिंदी को 7वीं 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक पुरानी हिंदी कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर वाले। अवट कहते हैं विद्यापति और अपभ्रंश का बढ़ाव कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों 7वीं 8वीं शताब्दी से 13वीं सदी तक हिंदी भाषा का नाम पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर वाले रखते हैं, अवट विद्यापति और अपभ्रंश का बढ़ाव रामचंद्र शुक्ल रखते हैं। अनुच्छेद 346 संपर्क भाषा का प्रावधान। संपर्क भाषा का प्रावधान अनुच्छेद 346 में किया गया और इसी के लिए राजभाषा नियम या राजभाषा अनुसूची 1976 ईस्वी में पारित किया गया, जिसमें भी देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 भागों में बांटा गया। वे राज्य जो केंद्र के साथ हिंदी में पत्राचार करेंगे, जो कि इसमें क श्रेणी के राज्य हैं, जो क श्रेणी के राज्य हमने पढ़े थे अभी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वे हिंदी में पत्राचार करेंगे। यानी केंद्र सरकार के साथ क श्रेणी के राज्य हिंदी भाषा में पत्राचार करेंगे। नंबर 2 पर हिंदी या अंग्रेजी में पत्राचार करने वाले राज्य हैं ख श्रेणी के राज्य। ख श्रेणी के राज्य जो हमने अभी कर्नाटक और चंडीगढ़ पढ़े थे, वे ख श्रेणी के जो राज्य हैं वो केंद्र के साथ हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में पत्र व्यवहार करेंगे। 3 पर केवल अंग्रेजी में पत्राचार ग श्रेणी के राज्य। तो ग श्रेणी के जो राज्य हैं वो केंद्र के साथ केवल अंग्रेजी भाषा में पत्र व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों क श्रेणी के जो राज्य हैं वो हिंदी भाषा में केंद्र के साथ पत्र व्यवहार करेंगे, ख श्रेणी के राज्य हिंदी और अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करेंगे, लेकिन विरोध की स्थिति में, अवरोध की स्थिति में अंग्रेजी भाषा ही मान्य होगी। ग श्रेणी के जो राज्य हैं वो केंद्र के साथ केवल अंग्रेजी भाषा में पत्र व्यवहार करेंगे। अनुच्छेद 347 भाग 17 मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान। इस अनुच्छेद के तहत संविधान में 8वीं अनुसूची में अब तक कुल 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है। तो दोस्तों भाग 17 में अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं। मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान भाग 17 में अनुच्छेद 347 में किया गया है और अनुच्छेद 347 के तहत ही संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कब कब उनको शामिल किया गया है और शामिल की गई जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। संविधान लागू होने के समय शामिल 14 भाषाएं थी, यानी 22 भाषाएं वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। उनमें से 14 भाषाएं जब संविधान लागू हुआ था उसी समय शामिल की गई थी। वे 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं? काश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, ओडिया, बंगला, असमिया, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। ये 14 भाषाएं हैं जो देश आज़ाद हुआ था, संविधान फिर लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ था उसी समय 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसके बाद में 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा शामिल की गई। यानी 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें सिंधी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार से संख्या 15 हो गई। इकहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल की गई भाषाएं थी 3: कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार से 18 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं जोड़ी गई, जिनको हम याद रख सकते हैं नमक के माध्यम से। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा शामिल भाषाएं 4 थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यानी 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 में शामिल की गई। इस प्रकार से कुल अब इस समय 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इनको हम याद रख सकते हैं कि बूढ़ी डोगरी थाली में मेथी खाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जो कि 14 संविधान लागू हुआ उस समय शामिल थी। और उसके बाद की जो 8 भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, वो बाद में जोड़ी गई। अनुच्छेद 348 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषाओं का प्रावधान किया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषाएं प्रयोग में ली जाएंगी, उपयोग में ली जाएंगी, उसका प्रावधान हमें अनुच्छेद 348 में प्राप्त होता है। हिंदी व अंग्रेजी दोनों मान्य, लेकिन विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी का अनुवाद मान्य होगा। यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में किसी प्रकार से विरोधाभास हो जाता है तो वहाँ पर अंग्रेजी भाषा के अनुवाद को मान्यता दी जाएगी, हिंदी भाषा के अनुवाद को मान्यता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान। यानी भाषा संबंधी जो विधियां हैं उनको अधिनियमित करने का प्रावधान है, वो अनुच्छेद 349 में है। अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। यानी भाषाई अल्पसंख्यक हैं, यानी किसी भाषा को बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं, तो उस भाषा के लिए उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 350 में किया गया है। अनुच्छेद 351 भाग 17 अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का प्रावधान। यानी भाग 17 अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये राजभाषा हिंदी के लिए जो हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं उनसे संबंधित सभी प्रावधान हमने पढ़े और इस वीडियो में सुने। दोस्तों हिंदी का पाठ्यक्रम जिस भी परीक्षा के लिए जोड़ा जाता है उनके लिए वीडियोज बहुत उपयोगी हैं। इनको आप 1-2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार देखें ताकि अच्छी तरह से हम समझ सकें। उसके बाद में चैनल पर जो पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित के वीडियो हैं उनको भी देखें ताकि अच्छी तरह से हमारी तैयारी हो सके। चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो दोस्तों कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद।